पहले इस पे एक जो हमारी भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 14 और 15 और 21 के अनुसार महिलाओं को प्राण और गर्मा से जीवन व्यतीत करने के लिए और किसी भी प्रवृत्ति का काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है कि वो सम्मान से अपना काम कर सके। अगर इस चीज़ का वहाँ उसके साथ में कोई गलत दुर्व्यवहार या भावना होती है तो वो उसका उल्लंघन माना जाएगा, ये एक्ट कहता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके जो सेक्शंस हैं क्या कहते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, स्क्रॉल किया है मैंने अभी। अब इसका अध्याय 1, चैप्टर 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। दिस एक्ट may be called the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013। हिंदी में हम पढ़ सकते हैं इसको। अध्याय 1 है, प्रारंभिक है, और धारा 1 है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतिरोध अधिनियम 2013 है। अब सेक्शन 1 का 2 सब सेक्शन 2 क्या कहता है? इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। मतलब इस एक्ट का संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। मतलब ये संपूर्ण भारत पे लगेगा। संपूर्ण भारत में जो होने वाले जो महिलाएं और काम करती है उन पे उस जगह तक है, ये वहाँ तक है। इट सेल सेक्शन सब सेक्शन 3 इट सेल come into force on such date as the central government may by notification in the official gazetted appoint। उपधारा 3 यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। ये तो वैसे हो चुका है और ये कम्प्लीटली वर्क कर रहा है और इस पर अभी कोई रुकावट नहीं है। नोटिफिकेशन इसका आ चुका है और ये कम्प्लीटली लागू है। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या कहती है, परिभाषा क्या कहती है? डेफिनेशन इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। सेक्शन 2A एग्रीमेंट वोमेन मीन्स, जो इसका व्यथित महिला, जो सेक्शन 2 का है, व्यथित महिला से विपरीत। व्यथित महिला वो है जिसके साथ में किसी ने दुर्व्यवहार किया है, कार्य जहाँ काम किया है या बिजनेस कर रही है, किसी एम्प्लॉय द्वारा, उसके साथी द्वारा या किसी अब उसके बॉस के द्वारा, ये व्यथित महिला कही जाएगी। डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे। डेफिनेशन सेक्शन 2A का 1 है, इन रिलेशन टू ए वर्क प्लेस ए वुमन ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट who alleged to have been subject to any act of the sexual harassment by the respondent। अब इसमें क्लियर कर दिया कि किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे नियोजित हो या नहीं हो, जो प्रथा के द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के अधीन रहने का अभिकथन करती है। अब इसका मतलब यह है कि अब चाहे किसी भी एज की महिला हो और वो काम कर रही है, चाहे वो वर्क करती हो या नहीं करती हो, इसके बारे में सब बताऊंगा, इसकी नियोजित हो या ना हो। अब आप कहेंगे भाई आपको तो वर्क प्लेस पे ही है, तो वर्क प्लेस में जो जिसके साथ महिलाओं के साथ में हरासमेंट होता है ये उसके लिए नहीं। इसमें एक मैं क्लियर करूँगा आगे कि ये क्यों है। मान लीजिए कि अभी, चलो अभी कर देता हूँ मैं इसको। मान लीजिए कि यहाँ पे ये बात क्या है, चाहे नियोजित हो या नहीं हो, अगर वो काम करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो, अगर सपोज कर वो कोई महिला किसी जगह गई काम करने के लिए, सॉरी, किसी जहाँ कोई काम होता है वहाँ पे गई किसी काम से,
और वहाँ पे उसके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, तो वो वर्क प्लेस है और महिला के साथ में हुआ है, तो ये माना जाएगा कि भैया ये जो है ना सेक्सुअल हरासमेंट महिला के साथ में हुआ है, तो ये यहाँ पे नियोजित हो या ना हो, अपराधी द्वारा किया गया है, तो ये मान लिया जाएगा इस डेफिनेशन में, इस परिभाषा में, 2 का के 1 में, धारा 2 का के। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, सॉरी, अब ये सेकंड क्या कहता है, डेफिनेशन सेक्शन 2 का सेकंड क्या कहता है, इन रिलेशन टू एनी ड्वेलिंग प्लेस और हाउस ए वोमेन ऑफ एनी एज हु इज एम्प्लॉयड इन सच ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, किसी निवास गृह या गृह के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो ऐसे किसी निवास गृह या गृह में नियोजित है। अब यहाँ पे ये मान लिया जाता है कि महिला है, चाहे वो किसी किसी जगह काम करती है, अब मान के चलो कोई इसके अंदर वो आती है कि मेड है, झाड़ू पोछा करती है, वो भी एक मान के चलो इम्प्लॉय माना जाएगा, है ना, वो भी काम माना जाएगा उनका कि भाई वो वहाँ पे वो काम करती है, उनके साथ में अगर ऐसा होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो ये उस पर लागू होगा, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, चाहे कोई ऐसा जगह जहाँ पे लोग वह काम करते हैं, तो ये उससे संबंधित है। अब डेफिनेशन सेक्शन 2 है, उसका बी है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फीस। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स इसका मतलब समुचित सरकार से अभिप्रेत है, इसका मतलब है ऐसी सरकार इन रिलेशन टू वर्क प्लेस विच इज established on control or wholly or substantially financially by the fund provided directly or indirectly, ऐसे कार्यस्थल के संबंध में जो उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः विशोपित है। इसका इसका मतलब यह है कि जहाँ कोई पूरा स्वामित्व है, अब इसमें गवर्नमेंट का मतलब आ गया ना, इसमें गवर्नमेंट से संबंधित जहाँ जिसको सरकार, अब इसमें हम कह सकते हैं जहाँ सरकार डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है, या उसको फंड दे रही है या नहीं दे रही है, वो सरकार के अधीन है, तो वो माना जाएगा वो। अब इसमें खा का जो सेक्स डेफिनेशन की खा है 1 का जो सेक्शन, अब ये बी है मान के चलो, सॉरी कभी कभार ऐसा होता है ना, हिंदी इंग्लिश में बड़ी दिक्कत आने लग जाती है। डेफिनेशन ए वाई द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटोरी एडमिनिस्ट्रेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार संघ क्षेत्र प्रशासनिक द्वारा स्थापित केंद्र सरकार। अब सरकार है, संघ क्षेत्र है, शासन द्वारा स्थापित है, केंद्र सरकार मानी जाएगी, और राज्य सरकार है, राज्य सरकार द्वारा स्थापित, राज्य सरकार मानी जाएगी। अगर कोई भी ऑफिस है, कोई भी कार्य है या कोई जगह है वो केंद्र सरकार द्वारा है तो केंद्र सरकार मानी जाएगी, और राज्य सरकार के अंदर है तो राज्य सरकार मानी जाएगी। कभी बार दोनों की मानी जाती है, दोनों का ही हाथ होता है किसी ऑफिस में बनाने में या किसी संस्था को बना। द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एक्ट, ये यहाँ पर लिखा है। अब सेकंड, in relation to any workplace not covered under subsection 1 and in failing with its territory the state government। अब यहाँ पे भी इसका भी हम बताने जाएंगे। खंड 1 के अंतर्गत आने वाले और उसके कार्य राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में राज्य सरकार। अब ये यहाँ पे ये समझ लीजिए कि भाई कार्य क्षेत्र क्या है, जो राज्य सरकार के अंडर आते हैं वो कार्य क्षेत्र माने जाएंगे। अब ये बात करें, अब इसका जो अभी क्या होगा चेयर, अब ये चेयर सी है, सी चेयरपर्सन मीन्स द चेयरपर्सन ऑफ द लोकल कंप्लेंट कमेटी। अब आपको नहीं लोकल कंप्लेंट कमेटी क्या है, ये लोकल कंप्लेंट कमेटी ये है, लोकल कंप्लेंट कमेटी
इसमें क्या है ना कि गवर्नमेंट के अंडर जो ऑफिसर आते हैं, तो एक लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है आपकी कंप्लेंट को सुनने के लिए। इसको हम आगे सेक्शन 7 होगा उसमें हम पढ़ाएंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मीन्स ए ऑफिसर नोटिफाई अंडर सेक्शन 5। अब इसको भी हम उसी करने वाले। डोमेस्टिक वर्कर मीन्स ए वोमेन हु इज द एम्प्लॉय टू डू household work in any household or remuneration whether in cash or kind, either directly through any agency on a temporary, permanent, and part-time or full-time basis, but does not include any member of the family of the employee। अब ये जिला अधिकारी सेक्शन जो 5 हमने यहाँ पे पढ़ा, ये जो है ना, अब ये डाक जो ई है घरेलू से कर्मकार क्या है, ऐसी से ऐसी कोई महिला अभिकृत है, कोई महिला है जो किसी गृह में परिश्रमिक के लिए घरेलू कार्य करने के लिए चाहे नगद में करती हो या वस्तु के रूप में करती हो या डायरेक्टली वैसे ही करती हो, और या किसी अभिकरण के माध्यम से, या स्थायी हो, परमानेंट हो, आंशिक हो, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत, हाँ, किंतु इसके अंतर्गत नियोजक के कुटुंब का कोई सदस्य नहीं है। एफ क्या कहता है, एम्प्लॉय मीन्स ए पर्सन एम्प्लॉयड एट द वर्क प्लेस फॉर एनी वर्क on regular, temporary, ad hoc or daily basis, either directly or through the agent, including a contractor, with or without the knowledge of the principal employee, whether the remunerations or not, or working on a voluntary basis or otherwise. The term of the employment are express or implied and including as co-worker and contract worker, prohibited training, अप्रेंटिस और कॉल्ड बाय एनी अदर सच टाइम। कर्मचारी से ऐसा कोई, हम हिंदी में पढ़ेंगे, कर्मचारी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, कर्मचारी से ऐसा माना जाएगा जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के प्रत्यक्ष रूप में या अभिकर्ता के एजेंट के रूप में या किसी ठेकेदार के रूप में के माध्यम से प्रधान नियोजक की या उससे नियमित अस्थायी या दैनिक मजदूरी जो भी है वो इसके अंतर्गत आते हैं। एम्प्लॉयर मीन्स, अब एम्प्लॉयर कौन होगा, अब एम्प्लॉयर के बारे में बात करेंगे कि एम्प्लॉयर मीन्स, जी एम्प्लॉयर कौन होगा। In relation to any department, organization, undertaking, establishment, enterprise, institute, office, branch or unit of the appropriate government or local authority, the head of the department, organization, undertaking, established, enterprise, institute, office, branch or unit, or such other officer as the appointed by the government or local authority, as the case may be, by order specified in this bill। अब समुचित सरकार, नियोजन से अतिरिक्त इसका मतलब है कि समुचित सरकार किसी भी स्थायी प्राधिकरण के किसी भी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापना, उद्यम, संस्थान, कार्यालय, शाखा या यूनिट के संबंध में उस विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापना, उद्यम, संस्थान, कार्यालय, शाखा प्रधान। अब इसमें वो सारे ऑफिसर आ जाएंगे जो जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं, अथॉरिटी है, वो इसके अंदर आएगी। एक्सप्लेनेशन में क्या पढ़ेंगे हम, फॉर द पर्पज ऑफ द सबसेक्शन सब क्लॉज मैनेजमेंट इंक्लूड द पर्सन और बोर्ड कमेटी रेस्पेशन फॉर द फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिसी फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत न आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में कार्यस्थल के प्रबंध और पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति। अगर कोई भी संस्था है या कोई अंतर्गत कोई भी कार्यस्थल है उसका कोई नियंत्रण करता है, पर्यवेक्षक है ना, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, पर्यवेक्षण एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो उसके अंदर आएगा एम्प्लॉयर।
थर्ड है इन रिलेशन टू वर्क प्लेस कवर्ड अंडर सब क्लॉज 1 and 2. द पर्सन डिस्चार्जिंग कंट्रक्चुअल ऑब्लिगेशन विद रेस्पेक्ट टू हिज और हर एम्प्लॉयज। अब इसमें ये कहा गया है कि भाई जो अंतर्गत आने वाले कार्यस्थल है, कार्यस्थल के संबंध में आने वाले कर्मचारी के संबंध में जो कहा गया है इस सेक्शन के अंदर कहा गया है। अब सेक्शन ये इसका है जी का 4 है इन रिलेशन टू एनी ड्वेलिंग प्लेस और हाउस ए पर्सन और हाउस होल्ड हु एम्प्लॉय और बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर irrespective of the number, time period or type of such worker employed or nature of the employment or activity performed by the domestic worker। किसी भी निवास गृह के संबंध में ऐसा कोई व्यक्ति या गृह जो ऐसे नियोजित कामकाज की संख्या समयावधि या किसी भी नियोजन की प्रवृत्ति या घरेलू कामकाज द्वारा निष्पादित कार्यालयों पर ध्येय दिए बिना घरेलू कामकाज को नियुक्त करता है, ये उसके अंतर्गत आते हैं। अब इंटरनल कमेटी भी से अब इंटरनल कमेटी के बारे में बताएंगे। इंटरनल कमेटी पहले अपने लोकल कमेटी भी से लोकल कंप्लेंट कमेटी कंस्टिट्यूट अंडर सेक्शन 6 और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कंस्टिट्यूट अंडर सेक्शन 4। तो मेंबर भी से मेंबर ऑफ द नेट, अब ये भी आगे सेक्शन में पढ़ाएंगे। प्रेसिडेंट भी इसको भी पढ़ाएंगे, सदस्य कौन होगा और इसका आंतरिक कमेटी क्या है और ये इसके बारे में भी, और पीठासीन अधिकारी, ये सब इसके अंदर आएंगे। अभी हम पढ़ लेते हैं रेस्पोंडेंट भी। अब रेस्पोंडेंट कौन होगा, एम है रेस्पोंडेंट एम। रेस्पोंडेंट भी से पर्सन अगेंस्ट वोमेन एग्रीमेंट वोमेन हैज मेड ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 9। अगर किसी महिला ने सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग कोई कंप्लेंट दी, शिकायत दी है किसी भी पुरुष के अगेंस्ट कि भाई इसने मेरे साथ में कोई गलत काम किया है, तो वो उसको प्रत्यार्थी बोला जाएगा, है ना, जिसके अगेंस्ट में देंगे। तो ऐसा व्यक्ति और विरुद्ध है जिसके विरुद्ध कोई भी महिला सेक्शन 9 के अधीन एक परिवाद या शिकायत करती है। सेक्सुअल हरासमेंट, अभी छोटा सा एक इसमें आ गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट का टाइप क्या होगा। इंक्लूडिंग एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर वेदर डायरेक्टली वाई और इम्प्लीकेशन मैनली। लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक निंदनीय कार्य या व्यवहार आते हैं, जैसे कि फिजिकल कंटेक्ट एंड एडवांसेस, शारीरिक संपर्क और फायदा उठाना, ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर द सेक्सुअल फेवर, लैंगिक पक्षपात की मांग, अनुरोध करना। अब इसमें जो है लैंगिक उसकी सेक्सुअल फेवर करना, या मान के चलो कि वो गलत काम के लिए उसको फेवर कराना। अब ये मेकिंग सेक्सुअल कलर रिमार्क, लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियाँ करना, कोई जो है ना गलत टिप्पणी करना, अश्लील कोई मतलब रिमार्क कोई बोल देना। शोइंग, अगर कोई किसी को, एंड शोइंग पोर्नोग्राफी, अश्लील साहित्य दिखाना, या जो भी इसके अंदर वीडियो आती है जब कोई चक्कर आते हैं। एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंटेक्ट ऑफ द सेक्सुअल नेचर, कोई किसी प्रवृत्ति निंदनीय शारीरिक और गैर या शब्द हो कोई हो, वो इसके अंदर आते हैं। वर्क प्लेस क्या हो, वर्क प्लेस मैंने आपको बता दिया है कि वर्क प्लेस में चाहे वो किसी का भी ऑर्गेनाइज, जैसे इसमें है सेक्शन एनी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे कैसा भी सेक्टर हो, सब इसके अंदर, चाहे खेलकूद हो, अब जैसे कोई खेलकूद का स्टेडियम हो या निवास गृह हो, ये सब इसके अंदर कवर होते हैं। अब द प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट, लोग कोई भी वुमेन शैल सब्जेक्ट टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एलिमेंट प्लेस, जो हमने पहले बताया है वो अभी इसमें ना सेक्शन 3 कहता है कि लैंगिक उत्पीड़न के मामले किसी महिला का किसी कार्य से लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अब इसको प्रिवेंशन ऑफ द कैसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट को कैसे कैसे हो जाएगा, ये प्रिवेंशन है। सेक्शन 3 में क्या कहता है, तो फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस अमंग देयर सर्कमस्टेंसेस इफ द अकर्ड और इफ प्रेजेंट इन रिलेशन टू एनी connect with any act or behavior of the sexual harassment
मे अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट। अब ये कहा जाएगा कि एनी परिस्थिति, किसी अन्य परिस्थितियों के साथ ही निम्नलिखित परिस्थितियों को यदि लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के आचरण के संबंध में जो उत्पन्न होती है या विद्यमान है या उससे संबंधित है, लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें होती है तो वो माना जाएगा। जैसे कि implied or explicit promise of the preferential treatment in her employment, उसके नियोजक में अधिमानी व्यवहार करना। implied or explicit treatment of the detrimental treatment in her employment, या कोई उससे इसमें आता है धमकी देना है या स्पष्ट धमकी देना प्रभावी के मतलब वर्तमान या भावी योजनाओं के बारे में अगर उसने कानून में भविष्यवाणी मान लीजिए तो देख लूँगा या भविष्यवाणी लीजिए कर लूँगा, तो ये इसके अंदर आते हैं। कोई भी लोग देता है इस सेक्शन के अंदर, कोई भी अगर लोग देता है तो वो इस सेक्शन के अंदर आता है कि मैं तुम्हें नौकरी लगा दूंगा, या मैं तुम्हें ये यहाँ पे तुम्हें प्रमोशन दिला दूंगा, या मैं इसके बदले तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारे पैसे बढ़वा दूंगा। ये सारी चीज़ें इस सेक्शन 3 के अंदर होती है और इस तरीके से ये सारी चीज़ें कवर होती है। अब नेक्स्ट में हम बताएंगे सेक्शन 4 के बारे में। सेक्शन 4 क्या है? तो सेक्शन 4 द कंस्टिट्यूट ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो कमेटी के बारे में बताएंगे। ये कमेटी ये हम कंप्लेंट देंगे तो किसको देंगे, तो उसको जब कंप्लेंट हम जिसको देते हैं तो ये कमेटी में देते हैं, तो वो कमेटी सेक्शन 4 के अंदर है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।